आज हम बात करेंगे मांग की लोच के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच की अवधारणा मार्शल द्वारा प्रस्तुत की गई है। किसी वस्तु की मांग मुख्य रूप से 3 तत्वों पर निर्भर करती है, जिनमें वस्तु की अपनी कीमत, अन्य वस्तुओं की कीमत जो कि पूरक या स्थानापन्न वस्तु हो सकती हैं, और उपभोक्ता की आय या आमदनी। तो हम 3 प्रकार की मांग की लोचों का अध्ययन करेंगे, 3 प्रकार की मांग की लोचों का बारे में जानेंगे। लेकिन मांग की लोच को जानने से पहले हमें लोच शब्द जो है, इलास्टिसिटी है, इसका सही अर्थ पता होना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मांग की ही लोच की गणना की जाती है या मांग की लोच की ही बात की जाती है। अर्थशास्त्र में तो हमने पूर्ति की लोच, आयात की लोच, निर्यात की लोच, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो फिर लोच का सही अर्थ है क्या? लोच से अभिप्राय होता है कि देखिए, किसी भी फलन में 2 तरह के चर होते हैं। एक स्वतंत्र चर होता है और दूसरा एक आश्रित चर होता है और दूसरे स्वतंत्र चर होते हैं। स्वतंत्र चर एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो किसी स्वतंत्र चर में जो सापेक्षिक परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के कारण आश्रित चर बदलेगा। आश्रित चर में जो सापेक्षिक परिवर्तन है, उसका माप क्यों हुआ है आश्रित चर में, स्वतंत्र चर में परिवर्तन का, उसके माप को हम लोच के रूप में परिभाषित करते हैं। अब जैसे अगर कोई फलन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लें, तो यहाँ तो मांग और पूर्ति कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में अगर हम लोच निकालें तो लोच ये होगी कि x में आनुपातिक परिवर्तन के कारण y में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन का गणितीय माप है जो वो लोच कहलाएगा। तो सही अर्थ जो लोच शब्द का ये आपके समझ में आ जाना चाहिए या आ गया होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो स्वतंत्र चर है, अब जैसे मांग फलन में स्वतंत्र चर कीमत है या अन्य वस्तु की कीमत है या उपभोक्ता की आमदनी है, तो स्वतंत्र चर में जो परिवर्तन होगा, कौन सा सिंपल चेंज नहीं बात कर रहे होते हैं हम, यहाँ सापेक्षिक परिवर्तन की बात हो रही है, आनुपातिक परिवर्तन की बात हो रही है, प्रतिशत परिवर्तन की बात हो रही है। उसके कारण आश्रित चर में जो सापेक्षिक परिवर्तन होगा, उन दोनों का अनुपात लोच कहलाएगा या उसे हम लोच के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ये तो लोच का एक सामान्य अर्थ हुआ। अब हम बात करें मांग की लोच के बारे में। तो मांग की लोच, जैसा कि हमने अभी बात की है कि किसी वस्तु की मांग 3 मुख्य तत्वों पर निर्भर करती है। उसकी अपनी कीमत पर, उसकी अपनी निजी कीमत पर, अन्य वस्तु की कीमत पर और उपभोक्ता की आमदनी पर। तो 3 तरह की लोचों का अध्ययन हम करेंगे, जिनमें पहला है मांग की निजी कीमत लोच। कि इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की अपनी कीमत में आनुपातिक परिवर्तन जो होगा, उसके कारण उसकी मांग मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन का माप मांग की निजी कीमत लोच के रूप में हम उसे परिभाषित कर सकेंगे या परिभाषित करते हैं। तो मांग की तिरछी कीमत लोच में ये है कि अन्य वस्तु जो कि पूरक या स्थानापन्न है, उनमें से किसी जो अन्य वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को मांग की तिरछी कीमत लोच कहते हैं। और इसी तरह से आय लोच, मांग की आय लोच, जिसमें कि उपभोक्ता की आमदनी में या आय में प्रतिशत परिवर्तन या सापेक्षिक परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन को मांग की आय लोच के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें कुछ बातें हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ इतना नहीं है, इतना है कि अन्य बातें समान रहें, यानी बाकी चीज़ें स्थिर रहें। तो सबसे पहले हम बात करें मांग की निजी कीमत लोच। मांग की निजी कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति उसकी मांग की प्रतिक्रियात्मकता को, रेस्पॉन्सिवनेस को व्यक्त करती है या दर्शाती है या दिखाती है। मांग की निजी कीमत लोच का मतलब हुआ, अभिप्राय इसका यह है
कि किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन की प्रतिक्रियात्मकता, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की जो प्रतिक्रियात्मकता है, रेस्पॉन्सिवनेस है, उसका माप मांग की निजी कीमत लॉच होती है। अब यदि हम इसे परिभाषित करें तो हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकेंगे या करते हैं कि अन्य बातें समान रहें, यदि अन्य बातें समान रहें, महत्वपूर्ण चीज़ है ये, अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की निजी कीमत लॉच कहते हैं। अब देखिए, हमने पिछले व्याख्यान में दो तरह के मांग फलनों का अध्ययन किया था। जब हमने मांग फलन निरूपित किए थे, डिराइव किए थे, जब डेरिवेशन ऑफ डिमांड फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, तो एक तो था साधारण मांग फलन, जिसे हमने मार्शल का मांग फलन के रूप में समझा था, और दूसरा था कंपनसेटिंग डिमांड फंक्शन, क्षतिपूरक मांग फलन। तो साधारण मांग फलन से निरूपित निजी कीमत लॉच के लिए जो चिन्ह काम में लेंगे वो ये है इप्सिलॉन। ये ध्यान रखना, सिग्मा नहीं है। आई का मतलब है पहली वस्तु और कीमत और पहली वस्तु की कीमत, ठीक है। इसी तरह से क्षतिपूरक मांग फलन से निरूपित निजी कीमत लॉच के लिए चिन्ह जो काम में लिया जाएगा वो ये होगा, इसे ज़ाई कहते हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। साधारण मांग फलन के लिए ये चिन्ह काम में लिया जाएगा और क्षतिपूरक मांग फलन के लिए ये चिन्ह काम में लिया जाएगा। आई का मतलब है जो वस्तु है उसी वस्तु की कीमत। अब इसमें आई और जे, आगे जाके जे भी आएगा, तो लेकिन वो इसका मतलब ये है कि ये साधारण मांग फलन है और ये क्षतिपूरक मांग फलन है, इससे लॉच की गणना की जा रही है। आपने जो अब तक पढ़ा है, जो ये परिभाषित किया है हमने, इसको अगर गणितीय स्वरूप प्रदान करें तो एक सूत्र के रूप में हम इसे ये लिख सकते हैं, इप्सिलॉन आई यानी जो वस्तु है उसी की अपनी कीमत यानी निजी कीमत लॉच की गणना हो रही है, पी आई बाई क्यू आई इंटू डेल क्यू आई बाई डेल पी आई। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा लॉग ऑफ क्यू आई बाई डेल्टा लॉग ऑफ पी आई। ये स्मॉल डेल्टा है तो मैं इसको डेल का बोलता हूँ, आपको यह अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा है कि यहाँ हमने ये जो डेल्टा शब्द काम में लिया है और स्मॉल डेल्टा काम में लिया है। इसका कारण क्या है? हमने यहाँ डी क्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ जो मांग फलन है उसमें स्वतंत्र चर एक से ज़्यादा हैं, तो अन्य चरों को स्थिर रखकर केवल एक चर में परिवर्तन का प्रभाव आश्रित चर पर ज्ञात किया जा रहा है, इसलिए ये आंशिक लोच हुई। तो ये सारी लोचें जो हैं आंशिक होंगी, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब हम बात करें कि मांग की कीमत लोच की विशेषताएं क्या हैं, तो मुख्य रूप से हम मांग की कीमत लोच की जो विशेषताएं हैं उनको इस तरह से बता सकते हैं कि कीमत लोच सीमांत फलन और औसत फलन के अनुपात के रूप में इसे दर्शाया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। निजी कीमत लोच की बात हो रही है, तो इप्सिलॉन आई इक्वल टू डेल क्यू आई बाई डेल पी आई भाग बटा क्यू आई बाई पी आई। ये क्या है? ये सीमांत है, सीमांत फलन, और ये औसत होता है, तो इसलिए सीमांत फलन बटा औसत फलन, यानी कीमत लोच को सीमांत फलन का औसत फलन से अनुपात के रूप में भी इसे हम व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरी बात आपके ये क्लियर होना चाहिए कि मांग की लोच की कोई
इकाई नहीं होती है, ये आयाम रहित अवधारणा है, डायमेंशनलेस है। जैसे अन्य चीज़ों की जो इकाइयाँ होती हैं, जैसे हम वजन को किलोग्राम में, जो है तरल को लीटर में, कपड़े को मीटर में मापते हैं, इस तरह से लोच के लिए कोई इकाई नहीं है। इसे हम सीधा सीधा लिखते हैं 1, 2, 5, 0, 10 जो भी है, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। तीसरी जो बात है कि जब हम दो या दो से अधिक कीमत लोचों की तुलना करते हैं, तो उस तुलना करते वक्त जो चिन्ह है, मांग की लोच के जो चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह, उनको हम नकार देते हैं। क्योंकि लोचों में ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि संबंधित मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक है। जो मांग वक्र हम काम में ले रहे हैं वो ऋणात्मक ढाल का है, बस। इसलिए जब भी तुलना की जाती है, जैसे दो मांग वक्र हमारे सामने हों, तो हम कहेंगे कि इस पे मांग की लोच 2 है, और दूसरे पे हम जब किसी बिंदु पर मांग की लोच की गणना करेंगे तो 4 आता है आए, तो हम कहेंगे कि अब -2 और -4 नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा 2 और 4, यानी एक ज़्यादा लोचदार है, एक कम लोचदार है, इस तरह से हम कहते हैं। तो ये मांग की लोच की कुछ विशेषताएं हैं। अब मांग की कीमत लोच की सहायता से हम वस्तु की प्रकृति समझ सकते हैं, बता सकते हैं या समझा सकते हैं। कैसे? कि जो साधारण मांग फलन से हम जब मांग की लोच की गणना करते हैं, इप्साइलो आई मतलब मांग की निजी कीमत लोच, तो मांग की कीमत लोच या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। अब यदि मांग की कीमत लोच ऋणात्मक है, उसका मान ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है कि वस्तु सामान्य है। ये नॉर्मल गुड्स के लिए जो ऋणात्मक होता है, यानी मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। कीमत और मांग में विपरीत दिशा में परिवर्तन होते हैं, विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग का नियम यहाँ लागू होता है। और यदि मांग की लोच का चिन्ह धनात्मक है, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। जब मांग किसी वस्तु के लिए मांग की लोच का चिन्ह धनात्मक है, तो वो जो वस्तु है, इस तरह की वस्तुओं को हम गिफिन वस्तुओं के नाम से जानते हैं, गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड्स क्या होती हैं? गिफिन गुड वो वस्तुएं होती हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी इनका मांग वक्र धनात्मक ढाल का होता है, ऋणात्मक ढाल का नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वस्तु की कीमत और मांग में एक ही दिशा में बदलाव होता है, कि अगर वस्तु महंगी होगी तो लोग ज़्यादा मांग करेंगे, और वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसकी मांग कम कर देते हैं। तो इस तरह की वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। विस्तृत रूप से आपने वैश्य अर्थशास्त्र में इनका अध्ययन किया हुआ है। अब हम सामान्य वस्तु की बात करें कि वस्तु सामान्य तो है अगर मांग की लोच का चिन्ह ऋणात्मक है, लेकिन ये भी दो तरह की हो सकती है। या तो आवश्यक वस्तु है या फिर विलासिता की वस्तु है। यदि वस्तु की मांग की लोच का चिन्ह मान है जो, अब चिन्ह को भूल जाइए आप, 1 से कम है, तो उस स्थिति में वस्तु आवश्यक वस्तु है, इस नेसेसिटी गुड या है। और दूसरा, यदि कि मांग की लोच का मान है, निजी कीमत लोच का मान 1 से अधिक है, तो इस तरह की वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती हैं। यानी विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच का मान 1 से अधिक होता है, मांग की कीमत लोच लोचदार होती है। तो ये वस्तु की, हम इस तरह से वस्तु की जो प्रकृति बता सकते हैं यदि हमें मांग की लोच का पता है। दो चीज़ें कि मांग की लोच का चिन्ह क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, और दूसरा कि मांग की लोच इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। इस आधार पर हम वस्तुओं की प्रकृति की व्याख्या कर सकते हैं। क्षतिपूरक मांग वक्र का ढाल हमेशा ही ऋणात्मक होगा, तो इसलिए जाई का चिन्ह अथवा मान हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसा मैंने पहले आपसे बात की है
ये लोचे आंशिक हैं क्योंकि मांग फलनों में जो हम मांग फलन काम में ले रहे हैं उनमें स्वतंत्र चरों की संख्या एक से अधिक है। तो ये मांग की लोच के बारे में और हमने ख़ास तौर से निजी कीमत लोच के बारे में अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। कोई समस्या हो तो आप बताना, डिस्कस करेंगे बाकी अगले व्याख्यान में। थैंक यू, धन्यवाद।